हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 एंड 2 हो चुका है। पार्ट 3 की अब हम शुरुआत की है और लास्ट जो आपका लेक्चर है वह हुआ था कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है। आई होप ये जो बुनियाद बैच की क्लासेस है आपको समझ आ रही होंगी फ्रेंड्स। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है ना, तो वहां पर आप अपने जो मैसेज है वह सेंड कीजिए। पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 8 हमने शुरू किया है, जिसमें कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं और ये हमने देख लिया था कि आखिर किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान की जो आवश्यकता है वह क्यों होती है। कुछ फीचर्स की बात करेंगे कि आखिर क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो ये आखिर है क्या, वर्ड क्या है धर्मनिरपेक्षता, संविधान में कहां कहां इसका वर्णन है, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल है जिसमें मेंशन किया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, है ना। और कुछ क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे, साथ ही क्या इसका इंटरलिंक करंट अफेयर के साथ होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार और मैं आपको बता देती हूं कि जो हमारा पार्ट 3 है सोशल एंड पॉलिटिकल बच्चों, यहां पर हमारे जो है टोटल 5 यूनिट्स है। ठीक है, फर्स्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म, इसका एक पार्ट हो चुका था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आखिर किसी भी एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहां पर हमने उसको समझा था लास्ट क्लास में, और बाकी इसलिए छोड़ दिया था कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी, अगर तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं समझोगे तो कैसे फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। तो आखिर नेचर क्या है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हमारे लिए कुछ ऐसे बेसिक, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स जो है वह हम बना सके जिसके आधार पर किसी भी सोसाइटी को हम चला सकते हैं। ठीक है, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहता है। संविधान की जरूरत हमें इसलिए होती है कि भाई गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लोगों के बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इसके लिए हमें चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। एंड नेक्स्ट आपका शुरू होगा पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज। ठीक है, कि क्यों हमें पार्लियामेंट की जरूरत है और आखिर जो कानून है वह क्या है। द जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका की बात करेंगे, जुडिशरी क्या है। एंड जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, ये कैसी है। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये लास्ट की जो यूनिट है ये आपके सोशल जस्टिस जो आपका मेंस वाला पार्ट है वहां से जुड़ता है। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में देखते हैं तब यहां से भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतने अध्याय हमें पढ़ने हैं। आज की क्लास में जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे, वैसे तो धर्मनिरपेक्षता चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे, मेन हमारा यही रहेगा। लेकिन इसके पहले देखो जो की फीचर्स है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वही फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है। बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, केवल बस परिचित होंगे इन शब्दों से, क्योंकि जब आगे हम पॉलिटी के कुछ बातों को पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी के आगे के टॉपिक्स चैप्टर्स को पढ़ेंगे बच्चों, तो ये सब शब्द आएंगे बीच में, है ना। तो सही तरीका यही हो सकता है कि अगर आपको आगे उस टॉपिक को पढ़ना है तो आप इस वर्ड को, इनके कीवर्ड्स को जरूर समझो कि आखिर ये जो शब्द है वह है क्या। तो देखो बेसिकली बच्चों, जब टर्मिनोलॉजी की बात हो, शब्दावली की बात हो, चाहे वह इकोनॉमी की हो, चाहे वह पॉलिटी की हो, चाहे वह ज्योग्राफी की हो, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वह हिस्ट्री की हो, तो काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने लास्ट आप देख लो 5 ईयर के ही उठा लो, चाहे हम फनम वर्ड की बात कर ले, श्रेणी की बात कर ले, क्लाइमेटोलॉजी के किसी पर्टिकुलर टर्म की बात करें, मैं ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात कर रही हूं। ठीक है, चाहे हम किसी बुद्धिस्ट टर्म पारामिता वर्ड की बात कर लें, तो ये सारे वर्ड यूपीएससी पूछता है, नहीं पूछता है। संघवाद क्या है, सीमित सरकार का क्या अर्थ है, ठीक है, लिमिट, जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव गवर्नमेंट की बात करेंगे, संवैधानिक सरकार, उसका क्या मतलब है। तो ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी इस तरह से पूछता है। सही तरीका बच्चों यही हो सकता है कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को शुरू कीजिए, आप 2 से 3 दिन उसके बेसिक को समझने में दीजिए। आप 2 से 3 दिन केवल इस बात को समझने में दें कि आखिर उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये,
कि आप किसी भी टॉपिक को ये नहीं कि बस उठाया और शुरू कर दिया पढ़ना। अरे भाई उसका रेलेवेंस भी तो देखो कि प्रीलिम्स में कहाँ से आ रहा है, मेंस में कहाँ से आ रहा है, क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन आता है, उसका इंपॉर्टेंस और कहाँ कहाँ है। सो ये सारी बातें भी बच्चों आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ो लेकिन थोड़ा सा एक समझ विकसित करने के साथ साथ बेसिक के लिए थोड़ा सा कर लो कि भाई बेसिक जो है उसके लिए मैं 1 या 2 दिन दूंगी, है ना। देन उसके बाद फिर जो है आप शुरू करो पढ़ना। सो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। आर्टिकल 12 to 35, चलो मैं आपको होमवर्क भी पहले देती हूँ, क्लास के बाद में भी बताऊंगी। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक एकदम रट्टा मार देना। 12 से लेके लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, करते रहा करो, है ना। आई थिंक संविधान सभा का दिया था कि जब हम अपनी हम असेंबली की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली की बात करेंगे तो उसका गठन कैसे हुआ था। केवल गठन नहीं, ऑल ओवर कितनी समितियां बनी थी, कौन कौन मेंबर्स थे, कितने फीमेल मेंबर्स थे। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कि मैम 12 है, कुछ ने कहा 15 है। देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। डेटा जो है समटाइम्स आपको कहीं कहीं जो है वह चेंज मिल जाता है। सो परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। आर्टिकल 12 to 35 जो है ये याद करना, ये आपका होमवर्क है, क्लास के पहले ही दे रही हूं, याद रखना आप इस चीज को। देखो इवन आर्टिकल 1 से लेके 51A तक, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 51A, ये तो आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे भी कारण है। आप देखोगे बच्चों की जो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सबसे ज्यादा आएंगे आपके कि भारत के संघ और राज्यों से, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेके आप देखेंगे 4 तक। आप सिटीजनशिप की बात कर लीजिए, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अच्छा, मैंने एक क्लास में आपसे पूछा था कि जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो आखिर क्या रिलेशन होता है उसका, हम क्यों नागरिक कह रहे हैं, और क्यों अगर यूएसए से कोई व्यक्ति इंडिया में आता हम उसे क्यों नागरिक नहीं कह रहे, हम उसे नागरिक नहीं मान रहे, क्यों। मेन चीज होता है कि जब आपका किसी पॉलिटिकल यूनिट, इकाई है ना, जो वहां की गवर्नमेंट है, सरकार है, जो स्टेट है, उससे आपका पॉलिटिकल रिलेशन हो, ठीक है। तो बेसिकली सिटीजन अगर कहा जा रहा है दैट मीन्स क्या है, आप वहां पर जैसे हमें वोट देने का राइट है, ठीक है, हम ये राइट जो है वह अमेरिका वालों को नहीं दे रहे। तो यहाँ पर सिटीजन का, जब हम सिटीजन वर्ड का जो यूज है वह कर रहे हैं ना, नागरिक वर्ड का जो यूज हम कर रहे हैं किसी स्टेट के परिप्रेक्ष्य में, वो उसका पॉलिटिकल रिलेशन दिखाता है, ठीक है। आर्टिकल 51A तक बच्चों याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टिकल, हर एक क्लॉज, सब क्लॉज जो भी आप पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट है, और ऐसा शायद ही इसमें कोई आर्टिकल हो, कोई क्लॉज हो जहां से क्वेश्चन ना आया हो। हर जगह से प्रश्न आया है। तो देखो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ना कुछ आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, केवल सीधा सीधा पढ़ना नहीं है। तो 2 बातें तो मैं आपको यहां बता देती हूँ। एक तो आपका बेसिक जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, वो पोर्शन अगर आपको पता है आप उसे एज इट इज जरूर याद करें, ठीक है। इवन रट्टा मत मारो इतना ज्यादा, लेकिन हाँ समझ की चीज देखो, याद करना, रट्टा मारना, बस ये कि आप समझ के साथ जब चीजों को याद करें तो उसे हम रट्टा नहीं कह रहे। रट्टा वर्ड दैट मीन्स कि आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, आप केवल पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर समझना है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, धर्मनिरपेक्षता आखिर क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, आखिर क्यों जरूरी है, क्यों कोई एक राज्य जो है वह अपना एक धर्म घोषित नहीं कर देता, क्यों ऐसा होता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। इवन जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे तो हम हर एक टॉपिक, हर एक पोर्शन को कैसे समझ रहे हैं, कि हम उसको समझेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इवन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है चूंकि इंडिया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है, क्या उसके फीचर्स है। सेम हम देखते हैं कि जब हम सेकुलरिज्म की बात करें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में क्या जरूरत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 25 to 28 जो कि आपका सीधा सीधा रिलीजन से जुड़ता है, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और हमने इसमें देखा था इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके, इस पर मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, इस पर हम बात कर चुके बच्चों। तो ये हमारा जो है लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके कि हमें आखिर एक संविधान की जरूरत क्यों है, महत्व क्यों है। हमने जाना था कि जब एक फुटबॉल जैसे खेल में एक छोटे से, एक बहुत ही छोटी सूक्ष्म इकाई के लिए भी हमें जरूरत होती कि हम कुछ रूल्स बना लें,
और अगर जो है वह रूल्स चेंज हुए तो पूरा खेल बदल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गया। तो यहां पर क्या है कि अगर आपने संविधान बदला, संविधान के नियम बदले, तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी सोसाइटी का वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही डिसाइड कर रहा है कि सोसाइटी का जो फंडामेंटल जो एक बेसिक नेचर है वह क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स जो है वह क्या होंगे, है ना, लोगों के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे, स्टेट और लोगों के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे, इन सभी बातों को रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न जैसे इंडिया का है, अमेरिका है, अनरिटर्न जैसे कि ब्रिटेन का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। तो ये क्या है कि यहां पर कई तरीके जो है वह संविधान के हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये पोर्शन हम पढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर फेडरलिज्म आपको पढ़ाया जाए ठीक तरीके से तो 4 घंटे केवल ये एक टॉपिक ले जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बस चीजों का अर्थ समझते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते जाना है कि जब हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे या किसी और टॉपिक से हम इन टॉपिक को इंटरलिंक करेंगे, आपको इसका बेसिक मतलब पता हो। नहीं तो पता चला हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा भारत में जो है वह हम संघवाद को फॉलो कर रहे हैं, यही नहीं पता कि संघवाद मतलब है क्या। ठीक है, सो फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं मैम नोट्स हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश सारी चीजें बोल रही हूँ ना, ट्रांसलेट कर रही हूँ, लिख लिया करो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म क्या है, देखो सेकुलरिज्म को हम यहाँ नहीं समझेंगे, इसको हम उठा के सीधे चैप्टर 2 में ही समझेंगे। एंड सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, किसका सिद्धांत था, मॉन्टेस्क्यू का, है ना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा समझेंगे किस आर्टिकल में, थोड़ी चर्चा, शॉर्ट चर्चा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद की। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो बैलेंस है बच्चों वह किस किस के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर जो एक बैलेंस बनाया जा रहा है इस पॉइंट पर, ये बैलेंस किस किस के बीच में है कि जो आपके राज्य हैं, जो स्टेट हैं, एंड आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जा रहा है। और बच्चों ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस जानते किस चीज का है, ये बैलेंस है आपकी ऑटोनॉमी का, स्वायत्तता का। ये बैलेंस है आपका ऑटोनॉमी कि आखिर कितने स्वतंत्र है। ठीक है, अगर हम शक्ति की बात करें, पावर्स की बात करें, वो किसके पास कितने हैं, क्या जब हम सेंट्रल की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह इसके अधीन है क्या, ठीक है, सुपीरियर है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके अधीन होगी, अंडर रहकर काम करेंगे स्टेट। ठीक है, तो क्या ऐसे प्रश्न मन में जब हमारे उठते हैं तो ये देखो कि यहाँ पर बच्चों हम जो है वह संघवाद को फॉलो कर रहे हैं। मेन फीचर है संघवाद, और संघवाद का सीधा सा अर्थ होता है एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। संघवाद का अर्थ क्या होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, यही क्या है, संघवाद है। और इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर आप देखोगे कि लोकल गवर्नमेंट है। एंड इसमें कौन किस सब्जेक्ट पर विधि बनाएगा, लॉ मेकिंग करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए वर्क करेगा बच्चों, ये हमने एक लिस्ट से तय कर दिया। ठीक है, कि हमने सेंट्रल के लिए हमने अलग से यूनियन लिस्ट बना दी, संघ सूची बना दी, पहले बता चुकी हूं। संघ सूची में हमने ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए, मान लीजिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, जो रक्षा का हमारा मेन मुद्दा है, हमारा जो सिक्योरिटी का मेन मुद्दा है, इस पर यूनियन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इसमें नियम बनाएगी। सेकंड, जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में बच्चों ऐसे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे हम एजुकेशन की बात करें,
जैसे हम हेल्थ की बात करें, और हेल्थ के लिए लास्ट हमने देखा भी था कि हेल्थ जो है अभी स्टेट लिस्ट में है, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने इस बात की आवश्यकता जो है वह महसूस की है कि क्या किया जाए, इससे कंकरेंट लिस्ट में जो है वह ट्रांसफर किया जाए। और कुछ ऐसी लिस्ट होती है बच्चों, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है वह नियम बनाते हैं, लेकिन अगर किसी तरह से कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तब जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोविजन है वही ज्यादा हावी होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब हम संघवाद की बात करेंगे, संघवाद का क्या मतलब है, सीधे से समझ गए आप, एक लाइन याद, बस एक शब्द याद रखो, संघवाद का मतलब है एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। और अगर एक से अधिक स्तर पर सरकारें हैं तो कहीं ना कहीं संविधान में ये चीज तो लिखी होगी ना कि ये जो सरकारें बन रही हैं उनका निर्माण कैसे होगा। ये जो सरकारें बनी हुई है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर लोकल गवर्नमेंट अगर है, तो यहां पर इनके क्या पावर्स होंगे, इनके क्या डिसीजंस होंगे, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये फेडरलिज्म हो गया, हम इससे समझ गए। आगे चलो कुछ बातें हम और पढ़ते हैं। इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इन एवरी विलेज, है ना। तो ये क्या है, यही हमारा संघवाद है। और लेटेस्ट एक और बात सुनो कि अभी चल रहा है एक वर्ड सहकारी संघवाद। तो देखो मैं आपको बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगी कि कभी भी न्यूज में ये देखो ना, कभी भी अगर आप न्यूज में ये देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये चल रहा है, तो उस वर्ड का अर्थ जरूर जानो। ठीक है, तो जैसे देखो यहां पर क्या है, जैसे कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी विषय पर जो है वह सभी स्तर पर जो सरकारें हैं वह आपस में मिलकर फैसला ले, है ना। तो एक कलेक्टिवली और एक कोऑपरेटिव जो वर्क है वह सभी जो गवर्नमेंट है वह आपस में मिलकर करे। तो यही क्या है, यही हमारा सहकारी संघवाद है जिस पर नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है, द 3-tier division help people in enjoying the autonomy in exercise power in various issues। देखो अलग अलग मुद्दों पर बच्चों जो हमारी ये 3 स्तर पर हमने सरकारों का, 3 स्तर पर जो ये सरकारें हैं वह क्या कर रही हैं कि लोगों को एक तरह से जो भी सुविधाएं प्रदान करनी है, जो भी लोगों के इश्यूज है उसको उठाने के लिए, सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र है। और बच्चों ऑटोनोमी है इनको, ये अधीन रहकर काम नहीं कर रही है कि जो केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार होगी। देखो कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली कि वहां स्टेट को पावर नहीं है, वहां नेशनल गवर्नमेंट को ही पावर है, लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है कि इनके कुछ अपने भी जो शक्तियां हैं कि वो उस अकॉर्डिंगली, जैसे कि स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय है जिस पर कि स्टेट जो है वही कानून बनाएगा। तो ये क्या हो गया कि यहां पर इनके पास ऑटोनोमी है ना, स्वायत्तता है ना कि अपने अकॉर्डिंगली चीजों को चला सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर ऑल द टायर दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ ईच टायर। तो यहां पर हमने तीनों लिस्ट की बात की, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड एंड प्रोवाइड अथॉरिटी टू फंक्शन and the state and Indian citizen are governed by the law and regulations made by this level of the government। तो हम देखते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं, अगर हम ये कहें कि हम इन पर शासन कैसे कर रहे हैं, तो हम अपने अलग अलग स्तर पर सरकारें जो है वह बनाकर कर रहे हैं, अलग अलग इनके रूल्स हैं, अथॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा संघवाद हो गया। और संघवाद का जो एक हम कहे कि 1+ जो लेवल है वह ये है सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद क्या है, इसमें और कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर है, इसके और क्या ऐसी विशेषताएं हैं, उसको जरूर लिखो। और सहकारी संघवाद के लिए भी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, इस पर आपको 100 तो कम हो जाएंगे, आप 250 वर्ड लिखो। 250 वर्ड मेंस के हिसाब से इस पर लिखने की कोशिश करना है, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, 2 होमवर्क हो गए, एक तो आपका 12 से लेके 35 तक आपको फर्स्ट होमवर्क ये हो गया बच्चों कि 12 से लेके 35 तक पूरा जो आपका आर्टिकल है एकदम रट लेना है। ठीक है, और इवन आर्टिकल 1 से लेके 51 है, ये तो आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। चलो इसी में ये होमवर्क मेन कर लो, इसी में आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो सो फेडरलिज्म हो गया और सहकारी संघवाद को जरूर पढ़ें, गूगल से पढ़ लें, सर्च कर लें बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, तो हम यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स है, इसको आगे जाके पूरा चैप्टर्स जो है वह हम डेडिकेटेड किया हुआ है। फिलहाल देखो, जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चों क्या होगा मेन इसका, कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, वह प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दो शासक होंगे, है ना, तो यहाँ पर दो प्रमुख होंगे। एक तो देखो हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और दूसरा जो कि हमारी गवर्नमेंट का जो कार्यकारी जो प्रमुख है वह कौन होंगे, वह पीएम होंगे, है ना। तो एक क्या होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एक जो है वह हमारा नाम मात्र का नॉमिनल जो है वह होगा, इसके पास कम शक्तियां होंगी, जैसे रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली है। लेकिन क्या हमने एज इट इज ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ये एक प्रश्न है। नहीं अपनाया, हमने अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको चेंज किया हुआ है ना। सो यहां पर क्या है, इट रेफर to the presence of parliament in the country which make law and according to which the PM consider as the head of the government। तो यहाँ पर क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो पार्लियामेंट है ये देखो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, अपेक्स अथॉरिटी होगी, किस चीज के लिए, लॉ मेकिंग करने के लिए, है ना। क्या पॉलिसीज बननी है, कौन से कानून बनाने हैं, किस कानून को नहीं बनाना है, उसको हटा देना है, रिमूव कर देना, अपडेट कर देना है, चेंज करना है, तो ये सारी जो व्यवस्था है वह कौन करेगा, ये सारा जो काम है वह पार्लियामेंट का होगा। तो एक प्रॉपर जो विधायिका है, ठीक है, ये हमारे लिए काम कर रही है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोगों जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों, इसका चुनाव कैसे होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम पहले ही देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होगा कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो लोग चुन रहे हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन रहे हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो टफ टर्मिनोलॉजी होती है उसको हिंदी इंग्लिश करा देती हूँ बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, इसमें दो बातें होती हैं कि आप किसी भी आधार पर, चाहे धर्म, जाति, समुदाय, किसी भी समुदाय का होगा, उसके आधार पर आप वोट देने से नहीं रोक सकते। और दूसरा इसमें निहित अर्थ होता है, दूसरा इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, कि एक निश्चित आयु, जो कि भारतीय संविधान हमारे 18 वर्ष की व्यवस्था की गई, पहले 21 साल की थी, बाद में घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया, कि आप अगर 18+ है तो आप वोटिंग राइट जो है वह आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी संसदीय शासन व्यवस्था की कुछ बातें हो गई। आगे हम समझेंगे इसे, बहुत बड़े, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन अभी बस एक झलक केवल। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये अगेन हमारे संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे कि फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर है, वैसे ही सेकुलरिज्म है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स है, और भी काफी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन अभी यहां पर हम केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, इसका सीधा सा मतलब होता है बच्चों कि एक बैलेंस बना लेना। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि आपकी जो लेजिस्लेटिव है, जो आपकी विधायिका है, ठीक है, ये अलग होगी, जुडिशरी की बात करेंगे, न्यायपालिका, बेसिकली 3 ऑर्गन्स जो आपके हैं गवर्नमेंट के, और एक होगा आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका। तो बच्चों यहां पर क्या है कि ये जो हमारे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, 3 ऑर्गन की हम अगर बात कर ले, तो ये तीनों जो अंग हैं वह क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, किसी का किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई किसी के अंडर जो है वह काम नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अपनी ऑटोनॉमी होगी। तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू का जो नाम जुड़ता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से, कि अगर हम किसी एक के हाथ में, तो बेसिकली ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर किसी एक के हाथ में आपने सारी शक्ति दे दी तो कहीं ना कहीं उसकी जो निरंकुशता है, ठीक है, जो उसका दबदबा है, जो उसकी टिरेनी है, वह शुरू हो जाएगी। क्योंकि मान लो अगर लेजिस्लेटिव को बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, जैसे कि हम ब्रिटेन की बात कर ले,
कि अगर ब्रिटेन में कहा, पहले भी मैंने कहा कि ब्रिटिश जो संसद है वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वह फीमेल को मेल को फीमेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो यहां पर क्या है, अगर आपने अननेसेसरी जो पावर है वह दे दी किसी एक को और आपने उसका प्रॉपर डिवीजन नहीं किया, तब क्या होगा, यहां पर यह पॉसिबल हो सकता है कि एक जो है वह दूसरे को अपना काम ना करने दे और उसकी जो निरंकुशता है वह हावी हो जाए। और अगर उसकी निरंकुशता, उसका जो दबदबा है, उसका जो डोमिनेशन है, अगर वह हो गया तो ठीक तरीके से काम नहीं चल पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसीलिए, और आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 आपको याद रखना है, ये यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। कि किस आर्टिकल में संविधान में कहां पर व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 50 क्या है आपका, डीपीएसपी। ठीक है, तो इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है वह ऐसे प्रयास करेगा कि जो जुडिशरी है वह विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से क्या हो, मुक्त हो। ठीक है, और यहां पर बहुत अनावश्यक जो हस्तक्षेप है वह ना किया जाए। याद करो 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, 99वां संविधान संशोधन, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था करता था, जो कि न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति वह कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हो रही है वर्तमान में, है ना। हालांकि इस पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन अभी हमारे पास और इससे बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक जो है वह करार दिया था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, इसका मेन काम क्या होगा बच्चों, लॉ मेकिंग करना। विधायिका का मेन काम क्या होगा कि भाई जो आपका काम क्या होगा, लॉ मेकिंग करना है, जस्टिस करना नहीं होगा। जस्टिस करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है, आप केवल नियम बनाओ, अपडेशन करो, उन्हें रिमूव करो। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशरी का क्या काम होगा, जस्टिस करना, न्याय व्यवस्था करना, और अगर किसी तरह से रूल्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए सजा देना। ठीक है, अगर रूल्स को वायलेटेड किया जा रहा है, मान लो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसका वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या, एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको पहले भी बता दिया कि दो प्रकार की हो सकती है। एक तो परमानेंट होगी जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे, ठीक है, जो कि अपॉइंटेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे, एंड सेकेंड वन इज नॉन परमानेंट। तो नॉन परमानेंट जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें क्या होगी, मंत्री मिनिस्टर्स आएंगे जो कि फिक्स एक टेन्योर के लिए आते हैं। तो यहां पर बच्चों कार्यपालिका का जो काम है वह क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन का होगा। ठीक है, कि जो नीतियां बन रही हैं वो उनको लागू कराने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर, नाम भी जुड़ गया। अब देखो एक अगली विशेषता जो कि अपने आप में ही संविधान है भाई, एक अगली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता, आपका होमवर्क भी है, सारे फंडामेंटल राइट को एकदम घोट के पी जाना, बिल्कुल याद होने चाहिए। कल की क्लास में आने के पहले थोड़ा सा खुद को भी टास्क दिया करो कि भाई आज मुझे जो है भाई ये करना है, आज मुझे ये 50 पे सिर्फ पढ़ने नहीं है, आज मुझे फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, डीपीएसपी से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल, सब इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे तैयार करना है, तो एक दिन कभी निकालो कि भाई आज मुझे केवल ये काम करना है। किसी दिन खुद को होमवर्क दो कि भाई आज मुझे जो है वह ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी का ये फिजिकल वाला पोर्शन करना है ना, इंडिया को कहाँ कैसे डिवाइड किया गया उसका पोर्शन कंप्लीट करना है। आज मुझे जो है वह ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करना है, आज मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। तो थोड़ा सा खुद को एक अपडेट रखो, थोड़ा सा आग रखो अपने अंदर पढ़ने की, कि अगर सोचे कि भाई यूपीएससी करनी है तो बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों। कहते हैं कि एक बड़ी खाई को आप दो छोटी छलांगों में पार नहीं कर सकते, उसी में घुस जाएंगे अंदर। तो यहां पर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई फासला लंबा है और आपका ये जो फासला है ना बच्चों, ये आर्ट्स का है, ये आपकी मेहनत का है, कि अगर आप कोई वनडे टाइम के एग्जाम देंगे ना तो हो सकता है आपके लिए दो छोटी छलांग हो कि भाई 2 महीने में तैयारी हो गई, 3 महीने में तैयारी हो गई, 6 महीने में तैयारी हो गई। लेकिन अगर आपको यूपीएससी करना है तब तो आपको एक लंबी छलांग मारनी पड़ेगी, या 1-2 घंटे पढ़ने से काम चलता ही नहीं है। तब आप 10th-12th में थे तब याद कर लो कि 4-5 घंटे तो तब पढ़ते थे। सोचो कि आप पूरी लाइफ सेटल करनी तो आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर ये जो छलांगे बच्चों, शुरुआत में तो मैं कहूंगी कि भाई 10 से 12 घंटे दो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, इससे कम में काम नहीं चल सकता, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। फिर एनसीईआरटी ही पढ़ो 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, है ना, एक स्ट्रैटेजी अपनी ये बनानी चाहिए आपको कि जैसे मान लो अभी आपका नवंबर है, चलो नवंबर सोच लेते 10 ही दिन बचे हैं, 10 डेज बचे हुए हैं इसके।
आज से। और फिर इसके बाद दिसंबर, और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कब है इस बार तो? अच्छा 28 मई को है, 28 मई को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है बच्चों। तो जैन या फिर मैक्सिमम फरवरी से, फेब से आपको क्या करना है, एकदम पीटी के लिए डेडिकेटेड होके अपना जो फेब मार्च अप्रैल है ना, ये आपको पीटी के लिए डेडिकेटेड होके ये टाइम देना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी अपनी जो है वह बनाओ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, आराम से एनसीईआरटीज देखो, साथ साथ अगर लग रहा है, मैं होमवर्क ऑलरेडी इतना देती हूँ कि अपने आप स्टैंडर्ड कवर कर लोगे। बस क्लासेस में आपको कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है, कॉन्टिन्यूटी के साथ बने रहना है, और जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो हमेशा करना है। अपने नोट्स बना लो, नोट्स साथ साथ डेवलप हो जाएंगे बच्चों। इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी ऑनलाइन क्लास आप देखोगे उसमें हो सकता है कुछ चीजों को स्किप किया हो, कुछ चीजों को प्रॉपर लिखवाया ना हो, पर यहाँ पर सारी चीजें आपको जो है वह पीडब्ल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी वाला में देखो आपको प्रॉपर नोट्स है, आपके चाहे टेस्ट की बात हो, सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल रही है ना। एप्लीकेशन में बुनियाद बैच के अंदर आपको पीडीएफ भी दी जाती है इस नोट्स की। सो खुद के भी नोट्स मेकिंग करो, जो होमवर्क दे रहे हैं वो भी अपना करो, उसको प्रॉपर बार बार रिवाइज करो। अपनी जो स्ट्रैटेजी है वह एकदम डिसाइड कर लो कि अभी आपके पास 2 मंथ जो है, ठीक है, जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है ऑलरेडी कि भाई मुझे अभी एथिक्स जो है पेपर 4 खत्म कर देना है, और आपका जो ऑप्शनल है ये पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपके जो जीएस के पेपर हैं वह 3 बच रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड होकर पूरा पढ़ना है अभी 4-5 मंथ। फिर उसके बाद आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 जो है वो जो पहले आप कर भी चुके होंगे कभी ना कभी, उसको फिर से आपको पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका मेंस होने वाला है। तो प्रॉपर ना आपका जो 1 साल है वो अच्छे से आप स्ट्रैटेजी बनाकर करो। चलो खैर बहुत बातें हो गई, अब फंडामेंटल राइट की बात कर ले। तो बच्चों फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी ने मेंस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या फिर से हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को लिखने की जरूरत है? क्या जरूरत है लिखने की? तो क्या उस आंसर में, उस क्वेश्चन में आपको ये आंसर करने थे, ये लिखना था कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास रिलीजन का फ्रीडम है, ये सारी चीजें लिखनी थी? या फिर जो करंट अफेयर में जो सुप्रीम कोर्ट जो राइट टू प्राइवेसी की बात कर रही है, ठीक है, राइट टू हाउस होल्ड की बात कर रही है, ये सारी बातें लिखनी थी। डेफिनेटली यही है ना, यही लिखना था। चलो सो यहाँ पर देखो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो पार्ट है ना, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भारतीय संविधान का इसको मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लोकतंत्र में आपको लोगों को अधिकार देने हैं। देखो बेसिकली बच्चों ये डिसाइड कैसे हुए कि हमें ये रखना है, क्योंकि जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तब बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रताएं की, ऐसी सारी फ्रीडम्स की हम खुद मांग कर रहे थे, जिससे हमारे साथ जस्टिस हो सके, हम अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। और उस वक्त ही डिसाइड कर लिए गए थे कुछ कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करना है या फिर नहीं करना है, हमें कैसे धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, धर्म को हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सके, इसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम उसको प्रचार कर सके, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, और इन सभी फंडामेंटल जो राइट्स है इसको इम्प्लीमेंट, इसको लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सके, इसके लिए हमारे लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होनी चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए। तो उस वक्त जो है वह कुछ डिसाइड कर लिए और उसके अकॉर्डिंगली बाद में जो है वह लिखे गए। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल राइट्स की बच्चों जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या है आपको पता होगा कि ये जो है आर्टिकल 12 से 35 बेसिकली है, तो आपको पता होगा 14 से शुरू होते हैं। और राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ना, समानता हम पढ़ चुके हैं ना, पहले मैं आपको इक्वलिटी पूरा समानता का चैप्टर पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको राइट टू इक्वलिटी याद होगा। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आपका 14 to 18, फिर आप देखो कि आपका इक्वलिटी पहले है, फ्रीडम आपका बाद में है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कई बच्चे याद करते होंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका आर्टिकल क्या है 23-24। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
ऐसे में देखो कि जब भारत में विश्व में प्रमुख जो 8 धर्म हैं उन सभी को मानने वाले अनुयायी रहते हों, तो ऐसे में किसी एक धर्म पर किसी एक धर्म को अधिकार दे देना कि ठीक है आप इसको मानो, प्रैक्टिस करो, प्रचार करो, दूसरे को रोक देना, वो सही नहीं है ना। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, आपका आर्टिकल 29 एंड 30। और लास्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जिस अधिकार को क्या कहा गया था, संविधान की एक तरह से आत्मा बताया था, यह है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अपने आप में कोई अधिकार नहीं है बच्चों कि आपको जैसे 14 से 18 समानता का अधिकार है, ठीक है। याद रखना कि ये अपने आप में वो नहीं है, अधिकार नहीं है, बल्कि आपका ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, आर्टिकल 32, ये इन सभी को मानने का है ना, इन सभी को मनवाने के लिए, इन सभी को लागू कराने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये उसका अधिकार है, मतलब इन सभी अधिकारों को मानना, इन सभी अधिकारों को लागू करवाना भी एक अधिकार है जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। आई बात समझ में। राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म को हम आज पढ़ने वाले हैं अलग से, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे फंडामेंटल्स राइट। अगर देखो हमने यहां पर लास्ट एक चर्चा और की थी, फिर से बता देती हूं कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं, कोई ऐसे लॉ मेकिंग जो है किए जाते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से ओवरलैप करे या वायलेटेड करे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसे गैर संवैधानिक या उसे वो जो लॉ है उसको प्रभावहीन कर देती है कि वो जो है वह इफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये जो है दिस प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। तो सत्ता, चूंकि जो राज्य है, ठीक है, जो सत्ता है, सरकार है, वह अपना पावर ना दिखा सके नागरिकों के अगेंस्ट, इसके लिए आपकी सुरक्षा करते हैं और राज्यों को कुछ ना करने का चूंकि निर्देश है, और यही एक कारण है कि इन्हें जो है नेगेटिव ऑब्लिगेशन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ये स्टेट को कुछ ना करने के लिए कहते हैं कि आप ऐसी लॉ मेकिंग नहीं करेंगे कि इस तरह के जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायोलेशन हो। आई बात समझ में। तो ये क्या है बच्चों, आपके मूल अधिकार हो गए। पार्ट 3 में है ये, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब साइड होती हो तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पढ़ ले या छोड़ दें? चलो खैर देख लेते हैं एक बार, तो आपको वैसे भी याद करना ही है पूरा, फिर भी बता देती हूँ। देखो राइट टू इक्वालिटी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों इसमें कि ये ऑल जो सभी लोग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं, इक्वल बिफोर द लॉ, एंड दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। कि देश में कभी भी अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें या फिर लॉ को हम इंप्लीमेंट कराने की बात करें तो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति जो है वह कानून की नजर में समान होंगे, ठीक है। अब देखो डजंट मैटर कि वह रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, इससे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और दूसरा नेक्स्ट हमने देखा था कि एक और आधार है कि सभी के लिए पब्लिक एक्सेस होगा, चाहे प्लेग्राउंड हो, ठीक है, चाहे होटल हो, शॉप हो। आप किसी से भी कास्ट बायस्ड होकर या किसी कम्युनिटी का है उसको रोक नहीं सकते कि नहीं इस पार्क में मत आओ, इस जगह पर मत बैठो, इस बस स्टॉप का यूज मत करो, इस ट्रेन का यूज मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो उसका एक्सेस सभी के लिए होगा। सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उसका अधिकार है ना, उसकी पहुंच का अधिकार सभी को होगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो राइट टू फ्रीडम की जब हम बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर बच्चों आपको याद रखना है कि जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे ना तो स्वतंत्रता में क्या है कि आपको जैसे स्पीच की स्वतंत्रता है, आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है,
संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कि आप जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, देखो दो बातें याद रखना कि आपको देश में भारत की, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की सीमा है, होल इंडियन टेरिटरी, आपको कहीं भी आने जाने रहने बसने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, आप घूम सकते हैं, कोई आपको इस आधार पर नहीं रोक सकता कि नहीं भाई एमपी के हो तो साउथ में क्यों आए हुए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि आप जो है वह पूरे देश में आबाद रूप से आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही कोई भी प्रोफेशन आपको अपनी आजीविका के लिए, ठीक है, आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। लेटेस्ट आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि देखो चूंकि पेशे, प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप अपना जीवन यापन के लिए कोई एक कार्य कर रहे हैं, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं इनके लिए भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, चूंकि राइट टू प्रोफेशन है, आपको पेशे का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, ठीक है, ऑक्यूपेशन बिजनेस का अधिकार है, तो उसे एक तरह से जो उसे गैर संवैधानिक या इलीगल मानना था उसको खत्म किया, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वह नहीं हो सकती, ठीक है, मानव जो है वह खरीद फरोख्त उसकी नहीं हो सकती। आप ये खरीदने, जो दास प्रथा में होता था कि भाई यहां से ले गए, इंडिया से ले गए, अफ्रीका के बागानों में बेच दिया, अमेरिका में बेच दिया, तो ये सारी जो चीजें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वह प्रोहिबिटेड है। आप किसी से बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। आप देखेंगे कि पहले आप कुछ मूवीज देखेंगे बहुत पुराने जमाने की, तब आप उसमें दिखेगा कि भाई एक पिता के बाद उसका जो बेटा है वह किसी पर्टिकुलर जमींदार या साहूकार के यहाँ मजदूरी कर रहा है, ठीक है, उसके यहाँ बधुआ मजदूरी कर रहा है, उसके काम कर रहा है बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, उसको कोई भी उसके लिए भुगतान नहीं किया जा रहा, लेकिन वह मजबूर है क्योंकि उसने कोई उससे कर्ज लिया होगा, जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, उसको कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा, तो ये क्या है बच्चों, ये शोषण है, ठीक है, इसके विरुद्ध अधिकार है आपको। इसके फोर्स लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 14 ईयर ऑफ एज। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको रोजगार में आप नहीं रख सकते, लेकिन तो यहां पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है कि सभी में, ठीक है, सभी तरह के क्या जो रोजगार है उसमें आप 14 साल से ज्यादा ही आपको बच्चे चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जो कि खतरनाक प्रकृति का नहीं है, डेंजरस नहीं है, जैसे कि आप पटाखों की बात करें, ठीक है, पटाखा फैक्ट्री है या फिर कोई और ऐसी फैक्ट्रीज है जिससे कि स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, हेल्थ जो है वह आपकी बहुत नेगेटिवली जो है वह प्रभावित होती है, तो ऐसी जगह आप बच्चों को नहीं रख सकते। तो आर्टिकल 14 बोल रही हूँ, तो यहाँ पर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करेंगे आर्टिकल 23, 24 यूपीएससी इसका आर्टिकल भी पूछ चुका है अलग अलग, ठीक है। तो क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी काम में नहीं रख सकते, लेकिन हाँ आप देखेंगे कि भाई चाय की दुकान पे रख सकते हैं या फिर वह खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करा सकते हैं। फैमिली बिजनेस में भी अगर ऐसा है कि भाई वो बहुत खतरनाक तरीके का नहीं है, ठीक है, तब भी आप उस बच्चे का जो है वहां पर वो आपके साथ काम कर सकता है। चलो आगे देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे यहाँ छोड़ देते हैं, आगे पढ़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और जो भी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज देखो दो आधार पर, एक तो आपका है रिलीजियस और दूसरा है लिंग्विस्टिक, धार्मिक आधार पर भी और दूसरा भाषा के आधार पर भी, ठीक है। अगर वह व्यक्ति, वह समुदाय अल्पसंख्यक है, उसे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और अपने कल्चर को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वह अपने एजुकेशन मतलब अपने शिक्षा को लेकर, जैसे आप देखते हैं कि भाई मुस्लिम या फिर जो भी है, जो भी कम्युनिटीज है, ठीक है, ईसाई की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो वो सब क्या है अपने जैसे किसी ने चर्च या मदरसे की स्थापना कर ली और वो इसके प्रशासन करने का उसको अधिकार है। तो ये क्या हो गया बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रोवाइड कर रहा है माइनॉरिटीज को, जो कि रिलीजियस। दो बातें याद रखना, अब यही बातें तो आपको याद रखना है कि जो बच्चा सीधा सीधा पढ़ ले रहा है और जो बच्चा समझ रहा है कि यहाँ पर दो आधार दिए हुए हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में किन आधारों पर अल्पसंख्यक माना गया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, है ना, दो आधार यहाँ पर लिखे हुए हैं। कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अपने जो है शिक्षा के लिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, नो इशू। फिर देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन सभी
मौलिक अधिकारों को, इन सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, इन सभी को लागू करवाना अपने आप में एक अधिकार है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट any of their fundamental right have been violated by the state। अगर ऐसा लगता है कि राज्य के द्वारा इनका हनन किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि देखो चूंकि कास्ट के आधार पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो कि आपका राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट के आधार पर कि आप रोजगार दो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी को ना दो, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसका वायलेशन किया जा रहा है, वह जा सकता है कोर्ट, ठीक है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन की जो मांग है वह रख सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब हम चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखो जरा, प्रश्न देखो। देखो इसमें क्वेश्चन है आपका कि इफ पॉलिटिशियन ऑफ वन स्टेट डज नॉट अलाउ लेबरर्स टू अदर स्टेट टू वर्क in his or state, in such case which of the following fundamental right of laborers are violated। अगर ये कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन के द्वारा ये कहा जाता है कि एक राज्य का जो श्रमिक है दूसरे राज्य में काम नहीं कर सकता, तो ये उसके किस अधिकार का वायलेशन है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, या फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, चलो एक बार जरा फिर से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बच्चों नहीं आएगा समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक बार फिर से इन फंडामेंटल राइट जो आपके दिए हुए, जो ये चार्ट उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, उसे एक बार फिर देखना। और यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि राइट टू जो फ्रीडम है इसमें लिखा हुआ है कि द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। ठीक है, और साथ में ये लिखा हुआ है द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जब आपका जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब उसे विशेष राज्य का दर्जा था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो है वह स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस दिया गया था, तब तक इसमें एक और जो क्लॉज है वो जोड़ दिया जाता है था कि जम्मू कश्मीर में घूमने तो जा सकते लेकिन वहां बस नहीं सकते, एक क्लॉज इसमें एक्स्ट्रा ऐड था। ठीक है, लेकिन जब जो है वह धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद से उस क्लॉज को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये क्या हो गया, आपका राइट टू फ्रीडम हो गया है ना, राइट टू फ्रीडम हो गया। तो आंसर क्या है आपका? चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जो कि है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो कि बच्चों फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, घूमने चलने फिरने हर जगह की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है। वहीं पर आपको राइट टू इक्वलिटी भी है कि आपसे धर्म, जाति, समुदाय, वंश, स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि भाई आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन वही आर्टिकल 25 to 28 क्या कह रहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक है, देखो बेसिकली अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हम ये बात सोचे, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यूएसए की बात करें कि वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं एक जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर वहां पर वो इतने ज्यादा पावरफुल है, डोमिनेंट हो रहे हैं, आप मान लीजिए हिंदू या मुस्लिम या किसी अदर कम्युनिटी से हैं जो कि क्रिश्चियंस नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि आप भले ही यूएस के नागरिक हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या हो रहा है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वह किया जा रहा है, आपको जो है हाउस नहीं मिल रहा है रेंट पे। तो ये सारी चीजें क्या है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि आप चूंकि किसी पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हैं, आपकी चूंकि आस्था जो है वह दूसरे धर्म के लिए है, आपकी आइडियोलॉजी दूसरी है, इसके आधार पर आपको मेन जो चीजें उससे वंचित कर दिया जाए, मेन जो फैसिलिटीज है वो आपको ना दी जाए? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक, अपोजिट कर लो, ठीक, अपोजिट कर लो कि भाई हम इंडिया की बात कर ले, या फिर हम इजराइल की बात कर ले, या फिर हम जब हिटलर था भाई हम उस वक्त की हम जर्मनी की बात कर ले कि कैसे उसने यहूदियों पर अत्याचार किया, और केवल चूंकि भाई जॉस थे, ठीक है, इस आधार पर उन जैविन्स को इस आधार पर मार देना कि भाई आप किसी दूसरे धर्म में आइडियोलॉजीज को मान रहे हैं, प्रैक्टिस करें, कितना सही है? तो क्या अगर ऐसे में जो राज्य है वह धर्म से जुड़ा हो,
ठीक है, किसी एक धर्म को मान ले घोषित कर दे कि चलो आज से जो है वह किसी पर्टिकुलर धर्म जो है ये हमारा क्या होगा, ये नेशनल धर्म होगा। हमने नेशनल एम्बलम, नेशनल पशु और फ्लैग, ये सारी चीजें हम जैसे घोषित कर रहे हैं वैसे हम अपना जो नेशनल रिलीजन है ये भी हम घोषित कर दें कि भाई सभी की जो आस्था है इसी के लिए होगी, तब क्या होगा। तो ऐसे में बच्चों अगर एक डेमोक्रेसी है सही मायने में वो सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो देखो जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये जो आपका चैप्टर है आपको 3 बातें बताता है। व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, सेकेंड, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है एक राज्य का धर्म से अलग होना। ठीक है, राज्य का धर्म से अलग होना क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, और स्पेशली जब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है आखिर। और एक बात और हमें इसमें पढ़नी है कि अगर बच्चों हम वेस्टर्न की बात कर ले, पश्चिमी, ठीक है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म की, और हम इंडिया की बात कर लें, ठीक है, पश्चिमी और भारतीय जो सेक्युलरिज्म है इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये 4 बातों को आपको बताता है। फिर से ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात ये सिखाएगा कि अगर हम ओवरऑल धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो आखिर वह क्या है और क्यों जरूरी है कि एक राज्य को धर्म से अलग होना चाहिए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड इंडियन सेक्युलरिज्म की हम बात करेंगे और साथ ही हम वेस्टर्न और इंडिया की बात करेंगे कि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, हम यूरोप की बात करें तो उनकी धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लो जब साइड हो रही हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अगर हम इसके बच्चों अर्थ की बात करें तो कीवर्ड जैसे कि संघवाद की हमने बात की थी, फेडरलिज्म का मतलब क्या था, एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका संघवाद था, फेडरलिज्म था। ठीक वैसे ही जब हम सेकुलर की बात करेंगे, सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलर होना क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तब हम क्या देखते हैं, इसका अर्थ है सेकुलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिक। ठीक है, कि आपका जो है राज्य जो है, सेकुलर का मतलब क्या होगा कि जो धर्म से अलग रहे या कोई धार्मिक आधार ना होना, धर्म से अलग होना या कोई आधार धार्मिक जो है वह ना होना। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका मेन अर्थ है सेकुलरिज्म का। इसके अलावा देखो बच्चों कि जैसे कि मैंने कहा कि मान लो हम हिटलर की अगर बात करें कि जर्मनी में उसने केवल धर्म के आधार पर कि भाई चाहे गैस चैम्बर में भर के मारा हो, करंट लगा के मारा हो, उनको जहर देकर मारा, बहुत सारे तरीके हैं, चाहे उन पर किसी तरह का कोई अत्याचार किया हो, तो ये सारी चीजें क्या है कि चूंकि वे किसी दूसरे धर्म में उनकी आस्था थी, इस आधार पर आपने उनको मार दिया। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में बच्चों कि जब एक देश में बहुत सारे धार्मिक समुदाय के लोग रह रहे हों तब ऐसी घटनाएं और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी। अगर राज्य ने ये कह दिया कि भाई हमारा जो धर्म है वह ये होगा, अगर कोई राज्य अपना धर्म घोषित कर दे तब तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तब ऐसे में जरूरत होती है कि हम धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है इसको फॉलो करें। और इसका अर्थ क्या है कि धर्म से अलग होना या फिर कोई धार्मिक आधार ना होना, ये आपका सेकुलरिज्म का कीवर्ड है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो आस्था या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही धार्मिक वर्चस्व होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बच्चों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भारत हमारे संविधान में कहां कहां लिखी हुई है, कहां कहां इसको मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले देखो कि जब हम सेकुलर वर्ड की बात करें, धर्मनिरपेक्ष, क्या प्रस्तावना में है?
धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है क्या ये प्रस्तावना में है? याद रखना बच्चों कि 1976 में जो आपका 42nd अमेंडमेंट होता है, ठीक है, 47 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया था, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है इसमें कि आपका आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी में जो आता है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म के आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी वर्णन है, इसमें भी वर्णन है धर्म का। इसके अलावा देखो आर्टिकल 16(1) जिसमें ये कहा जाता है लोक नियोजन में अवसर की समता है, आर्टिकल 16(1), ठीक है, जो कि ये कहता है कि आप अगर किसी भी रोजगार में किसी भी जगह पर आप धर्म के आधार पर किसी को प्रेफरेंस प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो अगला है इसमें बच्चों आर्टिकल 25 to 28, ये तो हम विस्तार से ही पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 to 28 और ये क्या बात करता है? 25 to 28 जो है बच्चों ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है, एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अंतःकरण से धर्म को मानना, अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है। ठीक है, कि आप कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? अंतःकरण। आप अंतःकरण से अपनी आत्मा से किसी भी एक धर्म को, किसी भी आस्था को आप मान सकते हैं। ठीक है, अबाध रूप से, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, अबाध रूप से उसे मानना, ठीक है, अबाध रूप से मानना, प्रैक्टिस करना, उसको अपने आचरण में लाना और उसका प्रसार करना। ठीक है, उसको प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वह आपकी है, ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 जो है ये कहता है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 इन चार में कुछ अलग अलग जो प्रोविजन है वह किए गए हैं, ये सारे आपको बच्चों याद करने होंगे। ठीक है, ये भी आपका प्रॉपर होमवर्क होगा। अब आगे देखो कि इसके अलावा एक बात और सोचो, आप देखिए कि आर्टिकल जब हम 51A की बात करेंगे तो 15 हो गया, 16(1) हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 51A जो कि आपका क्या है? मूल कर्तव्य, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में महात्मा गांधी का क्या मानना है? फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी का मानना है कि अगर जो व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से निभा रहा है, जो अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से निभा रहा है, उसे अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर यूपीएससी जो है वह एक ऐसे पूछता है, ठीक है, यूपीएससी ने ऐसे पूछा बच्चों कि बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अगर मिल जाए, अगर आपको राइट ना मिले और आपको केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो बहुत ज्यादा उदासीनता आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके कोई भी उत्तरदायित्व तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और आपके पास राइट बहुत सारे हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वह निरंकुश हो जाता है, डोमिनेंट हो जाएगा, उसका दबदबा होगा। तो ये क्या है बच्चों कि इस तरह से आप देखोगे कि आप वो जो ऐसे है उसमें शुरुआत भी यहां से कर सकते थे गांधी जी के कोट से, और उसके अलावा आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स है कि अगर हम एक देश के संविधान की बात करें और उसमें भी अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो बैलेंस है, जो संतुलन है वह किया गया है। केवल हमने अधिकार नहीं दिए, केवल हमने ड्यूटीज नहीं दी, हमने दोनों चीजों को जो है वह बैलेंस बनाए रखा। अच्छा एक बात और समझो, अच्छा पहले मैं एक क्वेश्चन बोलती हूं, ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझो। एक चलो खैर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा मुझे, है ना। क्वेश्चन हम करते हैं आगे। अभी हम समझते हैं कि जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे तो आखिर उसका वर्णन कहाँ है, तो ये सारी चीजें आप इसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म। ठीक है,
आखिर जो सेक्युलरिज्म है वह है क्या। तो धर्म और एक बार जरूरी है इसको पढ़ना, सो मैं एक बार इसकी रीडिंग करती हूँ बच्चों। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है वह खत्म होना चाहिए, और यही जो है एक मूल मंत्र है धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, यही क्या है, मूल मंत्र है धर्मनिरपेक्षता का, कि किसी के भी साथ उसके बिलीफ्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इसके आधार पर कोई भेदभाव जो है वह ना हो। और स्पेशली जब हम इंडिया की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो सेपरेटिंग ऑफ पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की जो पहली ही अवधारणा भारतीय निरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता इंडियन सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है, वह क्या है कि राज्य का धर्म से अलग होना। ठीक है, राज्य का धर्म से अलग होना, इन दोनों की शक्तियां जो है वह अलग होना, ये क्या है, ये हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना, धर्म को अलग किया राज्य से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रैक्टिस इट। तो आर्टिकल 25 to 28 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है या तो वह इंडिविजुअली भी और वह सामुदायिक रूप से भी अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने, ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा बच्चों, स्वतंत्र होगा। ये हमारा सेकुलरिज्म हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें हम समझते हैं। यहां पर देख लिया, अब आगे कुछ और मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है, धर्मनिरपेक्षता जो है, सेकुलरिज्म जो है वह जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि ये क्या कर रहा है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये पृथक्करण है, अलग अलग होना, ये क्या है, ये सेकुलरिज्म है। देखो बच्चों, किसी भी एक कम्युनिटी में अगर हम देखें तो आखिर क्यों एक स्टेट जो है वह सेकुलरिज्म को अपनाना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि आपको धर्मनिरपेक्षता को अपनाना चाहिए। तो इसके देखो बेसिकली दो कारण है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक कम्युनिटी में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हो तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि इंटर रिलीजियस, है ना, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो जाए, या फिर इंट्रा रिलीजन, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। दो कंडीशन जो है वह किसी भी एक कम्युनिटी में हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है अंतर, ठीक है, अंतर धार्मिक वर्चस्व का हो जाना। अंतर धार्मिक का मतलब क्या है बच्चों, एक ए कम्युनिटी है, एक बी कम्युनिटी है। ठीक है, इस कम्युनिटी का इस पर किसी भी तरह से डोमिनेशन या वर्चस्व हो जाना, ये कंडीशन हो सकती है ना, किसी भी स्टेट पर डेफिनेटली हो सकती है। एंड सेकंड जो कंडीशन हो सकती है दोस्तों, वह क्या हो सकती है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर कोई एक अपर कास्ट है, कोई एक अपर कास्ट है तो किसी लो कास्ट के लिए क्या कर देना, इस पर डोमिनेंट हो जाना, दबदबा बनाना। ठीक है, इसको हम कहेंगे अंतः धार्मिक वर्चस्व। तो इन दोनों ही कंडीशन को रोका जाना चाहिए, दोनों ही कंडीशन जो है वह सही नहीं है। ठीक है, चाहे हम अंतर धार्मिक की बात करें या फिर अंतर धार्मिक की बात करें। तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एक समुदाय का दूसरे समुदाय की तरफ हो सकता है, ये इसे कई तरह से परेशान कर दे, दूसरे कम्युनिटी को अपने फेवर में नीतियां बना ले, अपने फेवर में पावर रिसोर्सेज का यूज कर ले। ठीक है, दूसरे को उसका धर्म भी ना मानने दे। तो ऐसे में क्या है कि एक राज्य जो है वह सस्टेन नहीं करेगा, आगे जाकर उसमें विद्रोह होना तय है। तो यहाँ पर एक कारण ये हो जाता है कि आखिर क्यों जरूरी है कि किसी भी स्टेट को सेकुलरिज्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन होती है और ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं है। अंतर धार्मिक में देखो बच्चों की जब आप अंतर धार्मिक का मतलब क्या होगा, विद इन अ रिलीजन, एक ही रिलीजन के भीतर
है ना, एक ही धर्म के भीतर जब लोग भेदभाव करने पे उतर आए, जैसे कि हम हिंदू अपर कास्ट की बात कर ले, सवर्ण हिंदू की बात कर ले, और ठीक है हम लोअर कास्ट की बात कर ले, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इंटर रिलीजियस हो गया। ठीक है, इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस क्या हो गया, एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर वर्चस्व होना। तो ये दोनों ही कारण ऐसे हैं कि हमें सेकुलरिज्म को, किसी भी स्टेट को अपना लेना चाहिए। अब देखो कि अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें कि क्या इसमें विशेष है, यूनिक जो एक फीचर है वह इंडिया में सेकुलरिज्म को क्या है, ठीक है, क्या अपनाया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम एक यूनिक फीचर की बात करें, यूनिक नेचर, कि अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें यूनिक नेचर क्या है कि अब देखो इन दोनों से भी आगे हमें ना एक और चीज की जरूरत पड़ती है कि आपने इनको रोकने के लिए सेकुलरिज्म को तो अपना लिया कि भाई ठीक है जो राज्य है वह धर्म से अलग होगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, दो बातें आपने अपना ली, लेकिन ये देखो कि अगर मान लो कुछ इन दोनों ही कंडीशन में एक और रिफॉर्म की जरूरत होती है, एक और जो सुधार है इसकी जरूरत होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, प्रोटेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम, प्रोटेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सेपरेशन से होगा। ये कैसे होगा बच्चों, ये सेपरेशन से होगा कि राज्य जो है वह धर्म से अलग हो गया, इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल इसमें भी रिफॉर्म की क्या सुविधाएं हो सकती है, रिफॉर्म की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पर अनटचेबिलिटी को, छुआछूत, ठीक है, हमारे सामने और भी प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, बाल विवाह हो रहा है, तब आप क्या धर्म इनको मानने दोगे कि भाई एक सवर्ण हिंदू जो है वो एक लोअर कास्ट को, दलित को एक दबदबा कायम कर रहा है, तब आपको क्या लगता है कि ठीक है भाई राज्य तो चूंकि अलग है धर्म से, ये उनका धार्मिक मुद्दा है, हम नहीं बोलेंगे बीच में, तो क्या ऐसा होना चाहिए। एंड सेकंड में ये कहा जा रहा है कि नहीं हमारे धर्म में तो बाल विवाह हो रहा है पिछले 1000 साल से। फॉर एग्जाम्पल हम सबरीमाला के केस की बात कर लें, देखो सबरीमाला में जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि महिलाओं का जो प्रवेश है, जो एंट्री है वह मंदिर में होनी चाहिए, और वहां के जो पंडित लोग थे, जो महंत लोग थे, ठीक है, जो भी वहां पर अथॉरिटी थी धर्म को लेकर, वो धर्मगुरु क्या कर इस चीज का विरोध कर रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ भगवान जो है वे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वह 4000 साल से वो मंदिर जो है उसमें लड़कियां नहीं जाती, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। तो देखो इस तरह के मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है कि नहीं, चूंकि ऐसा थोड़ी है कि 4000 साल से अगर इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आगे भी आप फॉलो करेंगे, तो मेन तो काम यही होगा ना कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट क्या है उस चीज को चेक करके हटा रही है। तो अंतर धार्मिक वर्चस्व ना होना और इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस के अलावा भी और काम क्या हो सकते हैं कि यूनिक नेचर है ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता था कि इन दोनों ही कंडीशन में चूंकि रिफॉर्म की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरवेंशन, है ना, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, राज्य जो है वह क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, हस्तक्षेप करेगा। अगर आप चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं, अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर राज्य जो है वह हस्तक्षेप करेगा कि भाई आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, इन दो के अलावा तीसरी कंडीशन हो गई, और ये यूनिक नेचर है। समझ में आया आप सभी को, हस्तक्षेप जो है वह क्यों जरूरी है, 3 बातें हो गई। साइड हो रही हूं जब तो आप स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो। अब देखो अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें बच्चों, तो अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स में चूंकि आपको काफी सारे अधिकार दिए हुए हैं, और यहीं पर एक अधिकार आपका है कि आप अपने धर्म को मान सकें, ठीक है,
आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और साथ ही साथ ये भी देखो कि ये जो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना सेकुलरिज्म में, धर्मनिरपेक्षता में ये जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ये केवल ये गवर्नमेंट के लिए है कि केवल गवर्नमेंट जो है वह आपको बचाएगी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसे रूल्स बनाती है जो कि आपकी प्रोटेक्शन, आपके इस रिलीजन ऑफ जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे, जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम थी, आपकी ये खराब हो रही है, आपकी ये प्रभावित हो रही है। तो ना केवल ये जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है आपको गवर्नमेंट से बचाती है, बल्कि देखो, बल्कि मेजोरिटी से भी बचाती है कि कोई भी जो बहुमत है, ठीक है, ये जो है वह निरंकुश ना हो जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या है, दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द tyranny of the majority, the tyranny of the, देखो मैं तो यहाँ पर कीवर्ड लिख रही हूँ क्योंकि सारी चीजें लिख के समझाऊंगी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और उतना हमें करना भी नहीं है। तो वो जो चीजें बच्चों मैं आपको बता रही हूँ ना, वो जिसे आपको एक कीवर्ड से चीजें याद नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्या करें 3 से 4, क्योंकि कुछ बच्चों को ये रहता है कि मैम आज तो हम बना लेते हैं नोट्स, शॉर्ट में भी बन जाते हैं, आधे पेज पे भी बन जाते हैं, एक पेज पे बन जाते हैं, लेकिन आगे जब हम इसको रिवीजन करते हैं तो हमें चीजें रिकॉल नहीं होती। तो अगर बच्चों आपको एक कीवर्ड से चीजें रिकॉल नहीं हो रही हैं, आप शुरुआत में ना एक लाइन लिख लिया करो, पूरी लाइन नहीं लिखना है, कीवर्ड लिखना है, ठीक है। आपके जो बीच के प्रपोजिशन वगैरह वो होते हैं आप वो सब हटा सकते हैं, केवल आप मुख्य मुद्दा लिख लें कि भाई अगर हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो ना केवल हमें राज्य से बचा रहे हैं बल्कि हमें बहुमत की निरंकुशता से भी बचा रहे हैं। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्रोटेक्ट हमें कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर स्टेट बल्कि अगेंस्ट द tyranny ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, tyranny ऑफ द मेजोरिटी, ये लिख लो इतना कीवर्ड। तो बच्चों यहां पर देखो कि भारतीय संविधान जो है वह सभी को अपने विश्वास मानने की, अपनी आस्था मानने की जो छूट है वह देता है, ठीक है। साथ ही ये जो आइडिया है धार्मिक स्वतंत्रता का विचार इस बात पर आधारित है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो विचार है वह किस बात पर आधारित क्या है, तो यहां पर क्या है, सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन, है ना। ये आधारित ही किस पर है कि स्ट्रैटेजी सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन, ठीक है। स्टेट अलग है और सेकुलरिज्म जो है, जो आपका रिलीजन है वो अलग है, तो इन दोनों के बीच का जो अलगाव है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यही प्रमोट कर रहा है आपके सेकुलरिज्म को। आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चों इंडियन सेकुलरिज्म की, है ना, कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो यहां पर 3 बातें आपको समझ में आती हैं। चलो अब हम देखते हैं व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये वाला जो है ना इंडियन सेकुलरिज्म, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अगर हम इसको समझ लेना कि आखिर क्यों रिलीजन जो है, ठीक है, वह सेपरेट है स्टेट से, अगर हम इस बात को समझ पाए तो हम उसे आसानी से समझ जाएंगे। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो देश है वह लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता रहे, एक लोकतंत्र जो है वह सरवाइव कर जाए, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि सभी नागरिकों को आपने स्वतंत्रता और कुछ अधिकार दिए और सभी को समानता भी दी। और समानता में बहुत सारे आपके पैरामीटर्स भी है, आपने बहुत सारे आधार पर समानता दी, उसमें एक आधार धर्म भी है। और यहां पर अगर ऐसे हो जाए कि मान लो एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, देखो प्रॉब्लम कहां से शुरू है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी बच्चों, जैसे ही जो मेजोरिटी हो गई, मान लो मेजोरिटी जो है वह किसी एक कम्युनिटी की है, ठीक है, और अगर चूंकि मेजोरिटी इसी की थी कि भाई 100 लोग थे, तो यहाँ पर 70 लोग जो थे वह ए मेजोरिटी के थे, ए कम्युनिटी के थे, बी कम्युनिटी या बी रिलीजन से 30 लोग थे या 20 लोग थे, बाकी अदर थे। तो यहाँ पर पूरी संभावना किस बात की है कि सत्ता या पावर में कौन आएगा, ये कम्युनिटी आएगी। और बच्चों अगर इस कम्युनिटी ने सत्ता में आके क्या किया, ऐसे डिसीजन लिए कि केवल ये हमारा जो धर्म है वही मानोगे सब, ठीक है, और इस आप अपने जो धर्म है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और इसके अलावा इनकी जो नीतियां है वह बहुत हार्मफुल रही,
माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया बच्चों कि ये जो मेजोरिटी है, इन्होंने ना केवल वॉयलेशन किया उनके फंडामेंटल राइट का, बल्कि जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो भी अपने लिए यूज किए। जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, जो आर्थिक संसाधन है ना, वो अपने पक्ष में यूज कर लिए। ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हुआ ना हो अब तक ऐसा। तो अगर इसने अपने पक्ष में यूज कर लिए ए मेजोरिटी ने, और बाकी किसी को कुछ नहीं दिया, इसके भले के लिए कुछ नहीं किया, ऊपर से इसके फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए, अब आपको लग रहा है कि एक जो डेमोक्रेसी है सरवाइव करेगी? नहीं करेगी, है ना, नहीं करेगी बच्चों। और ऐसे में मान लो कि अगर राज्य का कोई धर्म होगा, राज्य ने घोषित किया था कि उसका धर्म ये है, और ऐसे में तो भाई फिर वही बात हो गई जर्मनी वाली, है ना, कि भाई हिटलर ने क्या किया कि जो यहूदी या फिर जो भी ऐसे कम्युनिटी थे जो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके धर्म को मानने वाले नहीं थे, दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे थे, सबको मार डाला। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि राज्य जो है वह किसी भी धर्म को हस्तक्षेप, मतलब किसी भी धर्म को प्रायोरिटाइज ना करे, किसी भी धर्म को आगे प्रोत्साहन ना दे, ठीक है। सो इट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, इट protects the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दूसरा इसमें जो निहित है कि आप एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जा सकते हैं। किसी धर्म को मानना या ना मानना, यूपीएससी यह क्वेश्चन पूछती है कि किसी धर्म को ना मानना भी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म को छोड़ देना भी क्या धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। ये सारी बातें यूपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते हो, किसी धर्म को मान भी सकते हो, ठीक है, किसी धर्म से दूसरे धर्म में जा भी सकते हो, ये सारी चीजें आपको इसमें सुविधा है। आया समझ में कि अगर एक डेमोक्रेटिकली जो कंट्री है, अगर इसको लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शन करना है, तो जो वहां पर मेजोरिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन चूंकि वन से ज्यादा यहाँ पर रिलीजियस ग्रुप होंगे, तो यहाँ पर जो ग्रुप मेजोरिटी है बच्चों, अगर उसने संसाधनों पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और अगर इसने ऐसी नीतियां बनाई जो कि माइनॉरिटीज के लिए सही नहीं है, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर जो है मेजोरिटी का जो वर्चस्व है, जो बहुमत है, इसका जो वर्चस्व है वह शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी कारण जरूरी है क्या कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। आई बात समझ में? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? ताकि बहुमत की निरंकुशता ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि समाज का एक तबका ऐसा हो जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इवन उल्टा उसका शोषण हो रहा है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ना कि हर एक देश की अगर हम बात करें, वहां पर केवल एक कम्युनिटी के लोग तो रहते नहीं है, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है बच्चों कि बीच में ये जो गैप है ना वो बना रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट देखो। तो एक बात तो ये होगी आपकी फर्स्ट। सेकंड आपका ये हो गया, सेकंड क्या हो गया कि धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना भी काफी जरूरी है, ठीक है। किसी धर्म को मानना ना मानना और धार्मिक उपदेशों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वह भी होना चाहिए। देखो इसमें 3 बातें लिखी हैं, ठीक है। किसी धर्म को मानना ना मानना, ठीक है। एक तो है बच्चों एग्जिट कर जाना, एग्जिट वर्ड पर आपको याद रखना है। और दूसरा है एक धर्म से निकलना, दूसरे को मान लेना, इम्ब्रेस, ठीक है। और तीसरा है बच्चों फ्रीडम टू इंटरप्रेट, व्याख्या का अधिकार। आप देखेंगे कि धर्म की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, तो व्याख्या का अधिकार भी शामिल है कि आप डिफरेंट जो व्याख्याएं हैं वह कर सके। हर एक आपका जो धार्मिक विश्वास है, जो आपकी पुस्तक से उनकी, है ना, जो आपकी किताबें हैं उनकी। तो यहाँ पर 3 बातें जो हैं वह शामिल हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद एक जो टॉपिक हमारा बचा है कि आखिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है उसका क्या रूप है, उसे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन कर ले। इन व्हाट वे द इंडियन स्टेट वर्क टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है, कि आखिर किस तरीके से जो राज्य है वह किसी भी धार्मिक वर्चस्व को रोकता है, क्या उसके लिए कार्य करेगा। through a strategy of distancing itself from religion,
खुद को धर्म से दूर रखने की रणनीति, थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, हस्तक्षेप की रणनीति एंड अहस्तक्षेप की रणनीति। तो क्या ये तो हम समझ गए है ना कि स्ट्रेटजी तो ये होती है कि भाई डिस्टेंस रखेगा। सेकेंडली क्या है कि क्या हस्तक्षेप कर सकता है? आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आओ देखते हुए कैसे। देखो, सबसे पहले जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म के नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी जो है वह दूसरे पर हावी ना हो पाए, इसकी व्यवस्था कर देना, है ना, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर दबदबा ना कायम कर सके, इस चीज को रोक देना। सेकंड इसमें क्या है बच्चों, इंटर रिलीजियस जो कम्युनिटी है, ठीक है, इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन है ये ना हो पाए, एक ही समुदाय के अंदर जो लोग हैं वह ना दबा पाए, इस चीज को रोक देना। और तीसरा क्या है कि राज्य जो है ना तो किसी धर्म को मानेगा ना ही किसी पर थोपेगा, यानी खुद को डिस्टेंस रख लेगा, ये बात हो गई। ठीक है, ना तो वह किसी धर्म को आप पर थोप रहा है, ना ही उसका कोई ऑफिशियली धर्म है। 3 बातें हो गई। इसके अलावा देखो कि वह कई तरीके अपनाता है जिससे एक का दूसरे पर किसी भी तरह का डोमिनेशन ना रह जाए। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि अलग रखना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप कैसे करता है, इंटरवेंशन जो है वह कैसे होगा। देखो, अगर कोई धर्म ये सोचे कि वह किसी भी तरह की अनहेल्दी प्रैक्टिस कर सकता है जो कि हेल्थ को लेकर हो, ठीक है, हेल्थ को जो है वह नेगेटिव प्रभावित करे, ठीक है, और इसके अलावा आप हेट स्पीच एंड और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मोरलिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ दे, तो राज्य वहां पर आप पर अंकुश लगा सकता है। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, अंकुश लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटर रिलीजन में जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, पढ़ चुके ना हम पहले अनटचेबिलिटी को, तो अगर बच्चों हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 17 में क्या किया, इसे पनिशेबल ऑफेंस जो है वह करार दिया कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल होगी। तो ये हस्तक्षेप हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पर ये धर्म का मामला कहाँ रह गया? तो राज्य ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया, है ना, राज्य ने क्या किया बच्चों, इंटरवेंशन कर दिया। अब दूसरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम सिख कम्युनिटी की बात कर लें, तो यहाँ पर अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ये कहा कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं वेयर कर रखा है, तो चूंकि पगड़ी पहनना सिख कम्युनिटी में क्या है, पवित्र माना जाता है, वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्हें मतलब आप जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो नहीं बोल सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप हेलमेट को वेयर करो। तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन इंटरफेरेंस हो गया, है ना, अहस्तक्षेप की नीति हो गई। हस्तक्षेप आप कर रहे थे क्योंकि जरूरी था, हेल्थ के लिए जरूरी था, पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी था, मोरलिटी के लिए जरूरी था, तो आपने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। लेकिन अहस्तक्षेप की नीति क्या कहती है कि अगर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपकी स्टेट का कोई ऐसा लॉ है जो उस चीज पर इंप्लीमेंट अगर हम कराते हैं तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, वह अपने धर्म को नहीं मान पाएगा, तो यहां पर नॉन इंटरफेरेंस की नीति होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये भी समझ गए कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इसी के नोट्स बना लेना बच्चों। ठीक है, 3 तरीके होते हैं, एक तो धर्म को खुद से दूर रखना, दूसरा हस्तक्षेप एंड तीसरा अहस्तक्षेप की नीति। और यही इंडियन सेक्युलरिज्म का पूरा मॉडल है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसने आपको इंडियन सेक्युलरिज्म का पूरा मॉडल समझा दिया। ठीक है, कि 3 तरीके हो सकते हैं आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। पहला तरीका यही था कि भाई किसी को किसी के दबदबे में आने से रोका जाए, और इसी वजह से उसने फर्स्ट वाले को अपनाया, सेकंड वाले को अपनाया, ताकि इंट्रा कम्युनिटी जो आप देखते हैं या फिर इंटर रिलीजन जो प्रॉब्लम होती है उसको रोका जाए। और थर्ड क्या है कि आप धर्म को अपने मान सके, इसके लिए अहस्तक्षेप की रणनीति को फॉलो करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। फर्स्ट है, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट पुलिस स्टेशन आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। भारत में कानून अदालत, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्थानों पर किसी एक धर्म को प्रदर्शित या बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता काम। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर इन थ्रो रिलीजियस सेलिब्रेशंस।
सरकारी और निजी स्कूल, ध्यान रखना दोनों लिखें, सरकारी और निजी स्कूल अपनी प्रार्थना या धार्मिक समारोह के माध्यम से किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा ये बात बताओ कि गवर्नमेंट अगर पैसा देगी किसी एक इंस्टीट्यूशन को, या फिर वह गवर्नमेंट स्कूल है, और अगर गवर्नमेंट ने ये माना है कि हम सेकुलरिज्म को अपनाएंगे, स्टेट जो है वह रिलीजन से दूर रहेगा, ठीक है, हम हस्तक्षेप वाली नीति जो है उसको फॉलो करेंगे, तो क्या ऐसे में वह सरकारी स्कूल में कोई एक धार्मिक जो आयोजन है उसको किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चों जो निजी स्कूल है इसमें ऐसा नहीं है, सरकारी पे तो है लेकिन निजी स्कूल जो है वे इसमें शामिल नहीं होते। सो सेकंड इसमें रॉन्ग है। फर्स्ट बिल्कुल सही है कि जो भारत में अगर हम कहें तो चाहे पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई भी इस तरह से गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसमें कहीं भी आप धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी एक धर्म के लिए बायस्ड नहीं हो सकते, ठीक है, आप प्रोत्साहन नहीं दे सकते। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका है। चलो, भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने स्वयं के स्कूल और कॉलेज स्थापित करने का अधिकार देती है। भारतीय सरकारें इन धार्मिक समुदाय को तरजीही के आधार पर वित्तीय सहायता दे सकती है। अच्छा, आपने आर्टिकल आप 29 और 30 पढ़ लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको मिल जाएगा उसमें इससे संबंधित। तो ये जो स्टेटमेंट है माइनॉरिटीज को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, दो स्टेटमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी टू द सेटअप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेज। तो क्या राज्य जो है संविधान अगर धार्मिक अल्पसंख्यक है तो इनको क्या पैसा दे सकती है, अधिकार दे सकती है? पहले अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। क्या इन्हें राइट्स जो है, अधिकार जो है वह दे सकती है? डेफिनेटली दे सकती है, आर्टिकल 29-30 में है। भारतीय सरकारें इन्हें क्या वित्तीय सहायता दे सकती है? बच्चों एक वर्ड लिखा है तरजीह, एक वर्ड क्या लिखा है? फाइनेंशियल एड जो है वह दे सकती है, लेकिन कैसे? प्रेफरेंशियल बेसिस। तरजीह के आधार पर का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल मतलब आपने किसी एक कम्युनिटी को प्रायोरिटाइज कर लिया, इसे आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे को आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों ये फाइनेंशियल जो एड है ये गवर्नमेंट दे सकती है डेफिनेटली, बट प्रेफरेंशियल बेसिस नहीं दे सकती, है ना। तो सेकंड जो है वह रॉन्ग हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो है वह बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक लास्ट जो इस चैप्टर में सबसे लास्ट बचा हुआ है टॉपिक सेंटेंस पढ़ने को, उसे हम क्वेश्चन से कवर करते हैं कि क्या अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें, इंडियन की बात करें, तो इसमें डिफरेंस आखिर है क्या? ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न वर्जन ऑफ द सेकुलरिज्म, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, धर्म और राज्य के बीच में स्ट्रिक्ट है ना, एकदम कठोर सख्त अलगाव है। सेकेंड इज इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। धर्मनिरपेक्षता में भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या आप इस तरह के क्वेश्चन दे पा रहे हैं अपने मन से? अब डेफिनेटली, है ना बच्चों, दे पा रहे हैं आप सभी। तो यहां पर करेक्ट अगर हम बात करें, दोनों ही करेक्ट है। अमेरिका की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर 3 जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होंगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन तीनों के बीच में भी एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो अमेरिका की जो अवधारणा है ना, जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है सेकुलर को लेकर बच्चों, ये नेगेटिव है। इनका ये मानना है कि भाई धर्म है अगर तो निश्चित रूप से ये खराब ही करेगा राज्य की व्यवस्थाओं को। तो इन्होंने कहा ना राज्य का कोई धर्म होगा, ना ही इनका कोई हस्तक्षेप होगा। तो यहाँ पर क्या किया, इनको उठा के राज्य से मान लो बाहर कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव सेकुलरिज्म हो गया। लेकिन इंडिया ने इसी का क्या किया, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया। इंडियन जो सेकुलरिज्म है इसमें क्या किया जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी को धर्म के आधार पर भी समानता, सभी धर्मों के समान संरक्षण की बात की जाती है। अगर हमने 25 से 28 जो है वह नहीं दिए होते ना आर्टिकल फंडामेंटल राइट में, तब हमें समझ में आता कि राज्य जो है वह खुद को दूर कर रहा है धर्म से। लेकिन नहीं, चूंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों कि अगर राज्य ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हम डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी है वह हमारे सस्टेन नहीं कर सकती।
किसी इंट्रा कम्युनिटी इंटर कम्युनिटी जो वर्चस्व जो रहनी है वह कहीं ना कहीं जरूर शुरू हो जाएगी और हम आराम से शांति से नहीं रह सकते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसमें जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन के पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट को अपनाया था सेक्युलरिज्म के, और यहाँ पर क्या किया, सभी धर्मों के संरक्षण की बात की। और उसी का उदाहरण है, उसी का क्या उदाहरण है कि भाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, इन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है सभी को, लेकिन तरजीही आधार पर नहीं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वह अमेरिका के मॉडल से कैसे अलग है, तो चूंकि देखो अमेरिका के मॉडल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे अमेरिका में बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एकदम प्रोहिबिट्स कर दिया द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रिस्पेक्टिंग ऑन रिलीजन। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, इन सभी चीजों को, एक्सरसाइज को लेकर जो रिलीजियस एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो है वे किसी भी तरह से कानून नहीं बना सकती। ये प्रोहिबिट करना, ये प्रतिबंध कर देना, ये वेस्टर्न कल्चर, ये अमेरिका के लिए हो गया। इंडिया में ऐसा नहीं है ना, इंडिया में ऐसा नहीं है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को पालन ना करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। स्टार क्यों लगाया, यूपीएससी ने पूछा है ना। सरकार धर्म की स्वतंत्रता के अभ्यास पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सार्वजनिक रोजगार प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द गवर्नमेंट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन इन प्रोवाइडिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वह कौन सा, इनकरेक्ट आपको बताना है। अच्छा याद करो कि जब हमने इक्वालिटी की बात की थी या फ्रीडम की बात की थी, अच्छा हमने एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात की थी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि अगर आपको आर्टिकल 19(1) में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई तो आर्टिकल 19(2) में इस पर कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध है ये लगा दिए गए। ये हम पढ़ चुके हैं ना अब तक। और साथ ही हमने ये भी देखा कि आपके जो फंडामेंटल राइट है क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये एकदम ऐसे है कि भाई इन्हें कम किया जा सकता है, ना इन पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शंस की तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं ना कि अगर मान लो कोई मोरालिटी जो है वह प्रभावित हो रही है, ठीक है, नैतिकता प्रभावित होगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रभावित होंगे, या फिर जो धार्मिक रैलियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर दंगा भड़कने की आशंका हो। अगर ये हो कि नहीं नहीं यहाँ पर दो रैलियां आपस में निकल रही है, उनको अलग अलग डेट दी जा सकती है कि आज आप जो है ए कम्युनिटी वाले या ए रिलीजियस जो ग्रुप है आज आप अपना धार्मिक जुलूस करें और सेकंड वाले जो है वे कल कर ले। क्यों? क्योंकि मान लो एक ही रोड है जाने के लिए, दोनों के लिए आपस में निकले तो जरा सी बात पे हंगामा होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के चांसेस है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, तो मोरालिटी हो गई, ठीक है, पब्लिक लॉ होगा एंड हेल्थ, हाँ डेफिनेटली हेल्थ। आप देख रहे हैं बीच में मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, लेकिन करंट अफेयर में एक न्यूज़ थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो छोटे बच्चे थे, आज थे 12-13 साल के बच्चे, उन्हें धर्म के आधार पर कठोर उपवास रखना, ठंड में भी उन्हें प्रॉपर जो क्लॉथ्स है, जैकेट्स है वो ना वेयर करना, ऐसी शिक्षाएं उनको दी जा रही धर्म के आधार पर। तो वहां पर कोर्ट ने रोक लगा दिया कि भाई ये गलत है ना, ये स्वास्थ्य के लिए गलत है, ये बच्चे के लिए गलत है। तो ये क्या है बच्चों कि अगर मोरालिटी, पब्लिक लॉ एंड हेल्थ अगर किसी भी तरीके से प्रभावित हो रही है तो फिर वहां पर क्या किया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। आपसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गलत हो गया, गलत हो गया, एब्सोल्यूट नहीं है भाई। इस पर रीजनेबल रिस्क, देखो फंडामेंटल राइट के लिए एक वर्ड आता है, लास्ट भी आपको बताई थी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी आधार पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंध वर्ड आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पर लग सकते हैं। आई बात समझ में? तो सेकंड रॉन्ग है, इनकरेक्ट ही तो पूछा है, क्या फर्स्ट सही है? किसी भी धर्म को पालन ना करने की भी स्वतंत्रता है, यूपीएससी पूछा, बिल्कुल सही। सेकंड रॉन्ग है, थर्ड सही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 16 पढ़ ले रहे इसको। तो आंसर क्या होगा आपका? सेकंड इनकरेक्ट है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, भारत की धर्मनिरपेक्षता का विचार
धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी विचारों से प्रेरित है। इंडियाज आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म। Secularism is one of the basic structure of the Indian Constitution as defined by the Supreme Court. धर्मनिरपेक्षता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित भारतीय संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब मैं इसका आंसर दूंगी। अगर आपको पता है बच्चों तो आप कमेंट्स करें, क्योंकि इसमें फिर मुझे पूरा जो स्टेटमेंट है, सारा जो टॉपिक है वो आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बातें आ गई। देखो धर्मनिरपेक्षता की बात तो ठीक है, डेफिनेशन आ गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये आ गया, इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में की फीचर्स देखे, संघवाद, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय व्यवस्था, फंडामेंटल राइट्स की कुछ बात की, आर्टिकल 12 to 35 आपका प्योर होमवर्क है, पूरा याद करना है होमवर्क। अच्छा ये हो गया आपका होमवर्क अब है ना, 1 से लेके 51 नहीं। अच्छा 1 को छोड़ देना एंड आप सिटीजनशिप को भी छोड़ देना, क्योंकि अभी तक वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। आप 12 से लेके 51A तक जो है वह पूरा याद कर लेना। व्हाट इज सेकुलरिज्म है ना, धर्मनिरपेक्षता को हमने समझा, एक राज्य के लिए क्यों जरूरी है इसको हमने समझा। आई होप मैं धर्मनिरपेक्षता को आपको समझाने में सफल रही होंगी। और आर्टिकल 25 to 28 जो है ये फंडामेंटल राइट में इसकी बात की गई। तो देखो सबसे पहले हमने फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की बात की। संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, और ये क्या होगी, ऑटोनॉमी होगी, इनको स्वायत्तता होगी अपने कुछ मुद्दों पर। और सहकारी संघवाद को लेकर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया मेंस का, ये आपको बच्चों जरूर लिखना है, सहकारी संघवाद क्या है और भारत के संदर्भ में सहकारी संघवाद की क्या कंडीशन है। अच्छा देखो 2 बातें होती हैं, कभी भी किसी भी टॉपिक को जब आप सोचो या लिखो 2 तरीके से आप लिख सकते हो, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 बातों को सोच सकते हो। सबसे फर्स्ट आप ये सोच सकते हो कि संघवाद जो है वह है क्या, उसको परिभाषित करें, और दूसरा आप ये देखें कि भारत के संदर्भ में, जैसे हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करें कि वो है क्या, भारत में क्या उसके इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो आपका ग्रीन इकोनॉमी को लेकर अपडेशन हो गया। ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये आपका हो गया। तो 2 बातें हमेशा की, एक तो वह क्या है और भारत के संदर्भ में। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के हमने किस रूप को अपनाया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को, उस इनडायरेक्ट में इंडिया की जो डेमोक्रेटिक अगर हम रूप की बात करें तो उसमें क्या तरीका है, ठीक है, उसमें हमने कैसे उसे अपनाया। तो ये बच्चों लिखने का एक तरीका होता है। थोड़ी सी चर्चा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, सेपरेशन ऑफ पावर की, ठीक है। जिस बच्चे को लग रहा मैं बहुत चर्चा नहीं किया, अरे आगे करूंगी, है ना, यहाँ अगर करते बच्चों तो हमारा मेन चीज छूट जाता। फंडामेंटल राइट्स की हमने बात की कि भाई आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है। कुछ हमने क्वेश्चंस देखे, सेकुलरिज्म को हमने समझा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ है उस पर भी हमने बात की। क्लियर, चलो खैर आज की क्लास में इतना ही, नोट्स आप सभी को मिल जाएगा ये। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ाई अपनी करते रहिए, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें, जो भी डेडिकेटेड आवर्स है उनको बढ़ाते रहें, अपनी जो निरंतरता एक जो रिदम है आपको उसको ना तोड़ें, क्लास में भी कंटिन्यू रहें। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आता आप मैसेज करें, आपके जो कमेंट्स है वह मैं देखती हूँ। ठीक है, और जो भी ऐसा जेन्युइन अगर आपने ये लिखा है कि मैम क्लास अच्छी नहीं है या फिर क्लास अच्छी है, तो वो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मेरे काम की नहीं है। अगर किसी बच्चे ने जेन्युइन कमेंट किया कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो जो कमेंट है वो क्लिक करता है कि चलो भाई नेक्स्ट क्लास में। जैसे एक बच्चे ने पूछा मैम इक्वालिटी क्या है, एक बच्चे ने अच्छा ये क्वेश्चन बार बार आपने पूछा संविधानवाद करके, है ना, उसको मैं किसी ना किसी क्लास में जरूर बताऊंगी या फिर मैं कल बता दूंगी। चलिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी आप हिट कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यूपीएससी वाला की बाकी करंट अफेयर एंड बाकी जो वीडियोस है, काफ़ी सारी सीरीज शुरू हुई हैं, है ना, उन सभी का भी आप जो बेनिफिट है बच्चों वह लीजिए। करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करें, आप होल जो है अपना एक टॉपिक पर अगर आपको बनाना है तो फोकस एंड बाकी जो सीरीज है वह शुरू की गई है हाल ही में। तो ये सारी चीज़ें जो है वह आपके बेनिफिट के लिए हैं, तो आप देखिए, इनका प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए, जो भी आपके कॉमेंट्स है जेन्युइन कमेंट्स वो हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।